आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयरन देखो सब एडिट डाल लेना है। जो कल थोड़ा सा टॉपिक बता दिया था कुछ नए बच्चों को इसे थोड़ा रिपीट कर देते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। नए बच्चे को उन्होंने आंसर नहीं बना 1 2 3 सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो आयरन विभव क्या होता है सब लोग सुनने ध्यान से। कोई भी परमाणु अपने को याद है कि अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए यानी कि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या क्या करता है ग्रहण करता है। जब भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और नाभिक में उतना ही धनावेश क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो वो क्या बनाता है धन आयन बनाता है। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आवेश बढ़ जाता है तो वो क्या बनाता है ऋण आयन बना देता है। ये रही बात। क्योंकि जितने भी आवर्त सारणी में हमारे 118 एलिमेंट है सारे के सारे क्या होते हैं उदासीन होते हैं यानी कि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है इसलिए परमाणु क्या होता है उदासीन होता है। और जब भी कोई परमाणु अपने स्तर को पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और वृद्धि किसकी होगी धनावेश की। इसलिए उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है भाई धनायन आ जाता है। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेशों की संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है ऋणात्मक चार्ज आ जाता है यानी कि वो ऋणायन का निर्माण करता है। तो आयनन विभव क्या होता है इस बात को देखना। जैसे मान लीजिए सोडियम है परमाणु क्रमांक बोलो कितना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है दूसरे में कितना है 0 और तीसरे में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैंने बनाया नाभिक और ये पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 1 और 1 2 दूसरे में 6 और 2 ये दूसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और तीसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है। अब यहाँ सोडियम में देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई परमाणु क्रमांक कितना है 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है तो परमाणु क्या कहलाता है उदासीन। ये कौन सा है उदासीन। अब उदासीन परमाणु के साथ साथ अब ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा त्यागेगा जब तो 6 और 2 8 तभी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि उदासीन अब याद रखना ठोस अवस्था से कभी भी इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण नहीं होता है। वो ठोस अवस्था से नहीं होता है द्रव अवस्था से नहीं होता है कौन सी अवस्था से होता है गैसीय अवस्था से होता है। कौन सी अवस्था से होता है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो वो सॉलिड स्टेट से कभी नहीं निकलेगा लिक्विड से कभी नहीं निकलेगा। कौन सी अवस्था से निकाला जाएगा गैसीय अवस्था से निकाला जाएगा। और परमाणु कैसा होना चाहिए अकेला कैसा होना चाहिए सिंगल। उस अकेले को हम नाम देते हैं वेल्किन। क्या नाम देते हैं अकेले के लिए वेल्किन। और कौन सी अवस्था भाई गैसीय। तो किसी उदासीन मिलकर गैसीय परमाणु अब अगर इसके बाह्यतम कोश से हम इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करेंगे ये इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च ऊर्जा क्या कहलाती है भाई आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या एंथैल्पी कहलाती है। तो अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे देखिए। किसी उदासीन वेलगेन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं आई से या आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात। देखिए मान लीजिए एक परमाणु ये है एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक बोलना कितना है 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए 1s2 2s2 2p6 10 आगे बोलो 3p
ये अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा भाई? 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। यहाँ ये एल्युमिनियम क्या है, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं भाई? 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13, इसलिए ये परमाणु कैसा है? उदासीन है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोला करो मुझे। एक और एक। दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने हैं? देखिए 1 2 और ये 3। यहाँ एल्युमिनियम में प्रोटॉन कितने हैं भाई? 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13, इसलिए ये परमाणु कैसा है? उदासीन। विरहित यानी कि अकेला। कौन सी अवस्था? ये गैसीय। अब ये अपने बाह्यतम कोश के कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा? 3। ये अगर पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इस पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागने में खर्च की ऊर्जा क्या कहलाती है भाई? प्रथम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इसे हम IP1 या IP1 से प्रदर्शित करते हैं। क्या एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी विन्यास आ गया क्या? तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी त्यागेगा। इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने में खर्च की ऊर्जा क्या कहलाएगी? त्याग आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? या आई। क्या स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लिया गया अभी भी? तो ये क्या करेगा? अपने तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? क्या कहलाएगा? तीसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च की ऊर्जा त्याग आयनन ऊर्जा। ये क्या कहलाएगा? IP3 या IP3। तो सुनिए, इसी उदासीन विरहित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से पहले इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा द्वितीयक आयनन ऊर्जा, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी? बात समझ में आ गई? आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से यानी कि IP2 और IP1, इन दोनों में किसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा? शाबाश। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अभी तो यहाँ क्या था? 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 12। प्रोटॉन कितने? तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पहले तो 13 को आकर्षित कर रहे थे, अब 13, इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में पहले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए IP2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? IP1। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे कह दूं द्वितीयक और तृतीयक आयनन ऊर्जा में किसका मान अधिक होगा? IP3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? अर्थात हम कह सकते हैं कि IP3 इज ग्रेटर देन IP1, यानी कि IP3 ये भी कह सकते हो IP2 इज ग्रेटर देन। बात समझ में आ गई थी? तो बेटा एक आपको ये बताओ, आपको ये लिखना तो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? नहीं आता है तो बिल्कुल मना करना, आता है तो हाँ कहना। नहीं आता इन लोगों बेटा? ये तो 7वीं क्लास से चल रहा है, फिर हम बताएंगे, कोई बात नहीं आता तो हम बता देंगे। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 साल से खैर इनको भी यही सिखाया, तुम्हें भी यही सिखाया। ठीक है, आज का इंतजार करो। फिर ये चीजें तो समझ में आ गई सारी, जो आईने देखोगा मकसद है ये तो समझ में आ गया। तो आप अभी मत लिखो बेटा फिलहाल, आप खाली देखो बस, और आप ही की वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो समझ में आ गई बात? तो ये क्योंकि नया टॉपिक कल स्टार्ट कर रहा था, तो तुम्हें एक तो ये सिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना। देख रहे हो सबको आता है, तुम्हें भी आ जाएगा, एक दिन का टाइम है बस। ये तो बात क्लियर हो गई? तो आयनन विभव किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई? किसी उदासीन विरहित
एसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से आ रही है। और पहले इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा और तीसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाती है भाई? प्रत्येक आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये बात हमारे अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? और आयनन विभव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाना। क्या है आयनन विभव का मान? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाना। बात समझ में आ गई? तो ये परिभाषा समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। आप एक बात का जवाब दे। अब आयनन विभव किस परमाणु का अधिक होगा और किस परमाणु का आयनन विभव कम होगा? तो याद रखना। अब हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि किस परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिक होगा, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जिसके आकार बड़ा होगा तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, तो उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये बात क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारण। यहाँ से आपकी अभी चल रही थी, आपको मतलब याद आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारण। पहला पढ़ने जा रहे हैं, इधर देखिए, परमाणुीय आकार। सुनना ध्यान से, परमाणुीय आकार ये करा चुके हैं हम। देखो परमाणुीय आकार यानी कि आईपी यानी कि आयनन विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, परमाणुीय आकार। इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे, रिवर्स का मतलब तो समझते हो ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो मालूम है ना। आप देखिए, यदि परमाणु का आकार, ये तीर का निशान का मतलब है छोटा उल्टा तीर और सीधा तीर का मतलब होता है बड़ा। यदि परमाणु का आकार छोटा हो तो आईपी का मान क्या होगा बेटा? आईपी का मान क्या होगा? अधिक होगा। इसका कारण मालूम होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि देखो कारण क्या बताओगे? यदि परमाणु का आकार छोटा होगा तो क्या होगा भाई? अगर आकार छोटा है तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक होगा। होगा नहीं होगा? तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कैसा होगा भाई? अधिक होगा। इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या है? अधिक है, अधिक होगा। इसलिए जब आकर्षण अधिक है ना तो इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में कितना क्या होगा? अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, कम की? अधिक ऊर्जा की, इसलिए अधिक होगा। इसलिए इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में बोलो कम क्या अधिक? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए आईपी क्या होगा भाई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आ गई कि यदि आकार छोटा होगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या होगा? जब आकर्षण अधिक होगा तो इस बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमें ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आईपी का मान क्या होगा? बात समझ में आ गई? इसका अपोजिट करते हैं। यदि आकार कैसा हो भाई?
बड़ा हो तो क्या होगा, आईपी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। कम क्यों होगा, सुनना, यदि परमाणु का आकार कैसा हो भाई, बड़ा होगा। जब आकार बड़ा है तो मुझे बताइए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होगा या अधिक होगा, कम होगा। तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कैसा होगा भाई, कम होगा। जब आकर्षण कम होगा तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में जाने की जरूरत पड़ेगी, कब की, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आईपी का मान भी क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए दो परमाणु, एक का आकार छोटा और एक का बड़ा है, तो किसका आयनन अधिक होगा, जिसका आकार, और किसका कम होगा, जिसका आकार। ये बात समझ में आ गई। तो परमाणु आकार आपके दिमाग में याद रखना चाहिए कि जिस परमाणु का परमाणु आकार छोटा होगा उसके आईपी का मान अधिक होगा, और जिसका आकार बड़ा होगा उसके आईपी का मान कम। क्यों होगा, वो भी कारण पता लग गया। दूसरा कारण देखिए, तो ये पढ़ा दिया था मैंने पहला, तो शायद प्रभावी नाभिक के आवेश में बता दिया ना, सुने भाई। दूसरा कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, बैट इफेक्ट कहते हैं इसे। आप तीनों सुन लीजिए बेटा, पहले तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ये जो नाभिक है ये इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, समझ में आ गई ना बात। अब एक बात बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि जो आईपी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, यानी कि नाभिक का अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन विभव भी क्या बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा। जब आकर्षण बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आयनन विभव का मान भी अधिक होगा। क्लियर हो गई बात। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो आईपी का मान भी कम होगा, क्योंकि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बोलो कम होगा, इसलिए बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता। ठीक, एक बताया था परिरक्षण प्रभाव, तीसरा था परिरक्षण प्रभाव यानी कि आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सिग्मा। इसका मतलब अभी तो केवल ये समझ लो प्रतिकर्षण। क्या है बेटा इसका मतलब, अगर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आकर्षण क्या होगा, और आकर्षण कम होगा तो आयनन विभव का मान भी। क्लियर। अब यहाँ से लिखना शुरू करें चौथे कंसेप्ट से। अभी तो गैर कॉपी मत बनाना जब तक हम लिखें, हम देंगे पहले लिखने के लिए, तब आप काम शुरू करेंगे। समझ में आ गई ना, आज अपने लिखना। ठीक है, तो आप तीसरा चौथा पैरा डालो, नंबर 4 में डालो स्थायी विन्यास। चौथा डाले भाई, प्रभावित करने वाला कारक स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास, अब इसको समझेंगे पहले। कौन सा विन्यास भाई, आप बोर्ड पे देखिए, तीसरा चौथा प्रभावित करने वाला कारक है स्थायी विन्यास। लिखना बंद कर दे, पहले हेडिंग डाल लिया। चौथा स्थायी विन्यास, देखना भाई।
आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्थायी विन्यास। समझे भाई? स्थायी विन्यास अपन ने पढ़े दो तरीके के होते, एक तो पूर्ण पूरित और एक अर्धपूरित। एक तो कौन से और दूसरा कौन सा? अपन ने पढ़ा ये पूर्ण पूरित विन्यास। बोलो पी कक्षकों के लिए क्या हो जाएगा? D6, D के लिए, F के लिए और D ये तो कौन सा है? अगर किसी तत्व के वायुमंडल कोश के P में 6, D में 10 और F में 14 हो तो ये कहलाता है पूर्ण पूरित विन्यास। अर्धपूरित बताइए, अर्धपूरित विन्यास बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये और ये कहलाता है भाई अर्धपूरित विन्यास। तो याद रखना, यदि किसी परमाणु के वायुमंडल कोश का विन्यास ये हो या ये हो तो इनके वायुमंडल कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अपेक्षाकृत यानी कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर ये विन्यास है किसी तत्व के वायुमंडल कोश का तो उसके वायुमंडल कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिकतम होता है। क्या होता है? इसलिए इनके वायुमंडल कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की, इसलिए ऐसे तत्वों के आईपी के मान भी क्या होंगे भाई? अधिक होंगे। कैसे? जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, नियोन परमाणु क्रमांक कितना है? विन्यास बोलना 1s2 2s2 ओपी कौन सा विन्यास है? P6 कौन सा विन्यास है भाई? पूर्ण पूरित विन्यास है। P6 है ना, इसलिए इसके वायुमंडल कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिकतम होगा, इसलिए इसके वायुमंडल कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयन विभव का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसे हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टोन है और ज़ीनोन है। कौन सा है? ज़ीनोन। कौन सा? ज़ीनोन। क्लियर हो भाई? जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं सबके वायुमंडल कोश का विन्यास कैसा होता है? पूर्ण होता है, इसलिए उनके वायुमंडल कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऐसे तत्वों के आयन विभव का मान भी क्या होगा भाई? अधिक, यानी कि सबसे ज्यादा। अगर मैं आपसे कह दूं आवर्त स्टार्टिंग में किस वर्ग के तत्वों का आईपी सबसे अधिक होगा तो क्या कहोगे? शाबाश, वर्ग संख्या 18। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या 18 में जितने भी तत्व हैं सब कौन सी अवस्था में होते हैं? पूर्ण पूरित अवस्था में होते हैं, इसलिए इसके वायुमंडल कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण सबसे अधिक होता है, इसलिए इनके वायुमंडल कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। जैसे नियोन है, आर्गन 18 है, बोलना विन्यास बोलो 1s2 2s2 3s2 कैसा विन्यास आ रहा है? स्थायी। इसका भी आईपी क्या होगा? इसका भी आईपी क्या होगा? पहली बात तो समझ में आ गई इसकी वाली। अब अर्धपूरित विन्यास की बात करते हैं। वे तत्व ध्यान से सुनना इसको जो अर्धपूरित अवस्था में होते हैं, यानी कि इस विन्यास में, तो इनके वायुमंडल कोश के इलेक्ट्रॉनों पर भी नाभिक का आकर्षण अधिक होता है और इनके वायुमंडल कोश से भी इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उसके आईपी का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने दो तत्व लिए, नाइट्रोजन 7 और ये ऑक्सीजन 8। मैंने आपसे कहा किस तत्व के आयनन विभव का मान अधिक होगा? तो ये 7 और ये 8। बोलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2p3, इसका बोलिए किसका आईपी ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, किसका होगा? नाइट्रोजन का। किसके कारण? P3। कौन सा विन्यास है? तो ये कौन से विन्यास में? अर्धपूरित विन्यास के कारण इसका आईपी क्या होगा? बात समझ में आ गई? फास्फोरस और सल्फर है, ये फास्फोरस
और ये सल्फर 16, किसका आईपी ज्यादा होगा? 1s2, जल्दी बोलो, 3s2 3p, फास्फोरस 15 तो होता है, 6 कौन बोला है? सल्फर 16 बोलो जल्दी से, 10, 3s2 12, 3p, किसका आईपी ज्यादा होगा? किसके कारण? अर्धपूरित विन्यास के कारण, क्योंकि ये अर्धपूरित है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अपन लिखने जा रहे हैं इसका इतिहास, क्या लिखोगे? वे धातु जो पूर्णपूरित या अर्धपूरित अवस्था में होते हैं उन तत्वों के आयनिक हो अधिक हो। अगर पूर्णपूरित वालों के सबसे ज्यादा और इसकी अपेक्षा इनके क्या होते हैं? कम। सबसे ज्यादा किसके होंगे? तो लिखो, देखो, वे धातु जो पूर्णपूरित या अर्धपूरित अवस्था में होते हैं, पूर्णपूरित या अर्धपूरित अवस्था में होते हैं